हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरी इस एमसीक्यू सीरीज में जो कि 25 एमसीक्यू सीरीज है स्टेनो की। इसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे क्वेश्चन जिनकी आने की उम्मीद है इस एग्ज़ाम में। और हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को भी मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने यह पुराने जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को बनाया हुआ है। चलिए तो बात करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू के इस सीरीज के इस क्वेश्चन की। आशुलिपि में बहुवचन प्रकट करने के लिए व्यंजन रेखा के आगे क्या लगाते हैं। तो जैसा कि बहुवचन कहें हम कि एक नॉर्मल शब्द है बेटा, और अगर हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो बेटे। तो इसमें जैसे ही हम ए का स्वर आता है तो उसके लिए हम आशुलिपि में गहरे बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वह क्या होगा, यहाँ पर गहरा बिंदु। मतलब आशुलिपि में बहुवचन को प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एक गहरे बिंदु का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक चिन्ह जो एक शब्द को प्रकट करता है कहलाता है। तो यहाँ पर एमसीक्यू में यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हमें, पहला है शब्दाक्षर, संक्षिप्ताक्षर, शब्द चिन्ह या वाक्यांश। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शब्द चिन्ह होता है वह विशेष एक छोटा सा संकेत होता है, कोई सा भी बनाते हैं तो वह होता है शब्द चिन्ह। संक्षिप्ताक्षर होता है जब दो व्यंजन रेखाओं को आपस में मिलाया जाता है तो संक्षिप्ताक्षर बनता है। और जब वाक्यों को मिला दिया जाता है तो वह वाक्यांश बनता है। मतलब जब बहुत से शब्दों को मिला के बनाया जाता है तो वह वाक्यांश बन जाता है। लेकिन जो शब्दाक्षर होता है वह एक चिन्ह से प्रदर्शित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जब कोई भी चिन्ह से किसी शब्द को प्रदर्शित किया जाता है तो उसको शब्दाक्षर कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है शब्दाक्षर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। एक व्यंजन रेखा से प्रकट किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर फिर से वही बात आई है कि व्यंजन रेखा से, जैसे हम यहाँ पर उदाहरण है कि मामला शब्द को यदि अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, माँ को बनाकर हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं मामला को। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से ही हम मामला को यहाँ पर लिख देते हैं। ऐसे ही बहुत से चिन्ह हो सकते हैं, यहाँ पर बहुत सी व्यंजन रेखाएं हो सकती हैं जिनके द्वारा हम बहुत से शब्दों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम और लिखते हैं तो हम सिर्फ रा को बना देते हैं तो और हमारा यहाँ पर लिख जाता है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, तो यह भी हमारे क्या शब्दाक्षर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशुलिपि रेखाक्षर किस आधार पर बनाए जाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी इसके एमसीक्यू की सीरीज में बता चुका हूं वहां पर कि ज्यामिति आधार पर बनाते हैं। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया गया है रेखा गणितीय। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह क्या है, यहाँ पर रेखा गणितीय आधार पर जो हमारे आशुलिपि के रेखाक्षर होते हैं उनको हम यहाँ पर बनाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेखा के अंत में हिंदी आशुलिपि में बहुवचन को किस प्रकार प्रकट किया जाता है। तो जैसा कि सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसी में हमसे जब पूछा गया था तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है, एक बिंदु से प्रकट करते हैं। मतलब जो भी आशुलिपि में बहुवचन को अगर हमें कभी प्रकट करना होता है तो उसके लिए हम बिंदु का प्रयोग करते हैं, और वह भी गहरा बिंदु का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाक्यांश बनाते समय पहला अक्षर रेखा शब्द कहाँ पर लिखा जाता है। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो हमारा जो वाक्यांश होता है उसमें हम जो रेखा शब्द बनाते हैं वह कहाँ पर बनाते हैं। तो इसके लिए हमें चार ऑप्शन दिए गए, लाइन से ऊपर, लाइन को काटते हुए, मूल रूप से, नियमानुसार, अपने स्थान पर लिखा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारा प्रथम स्थान का हमारा कोई भी यहाँ पर रेखा है तो हम वहां पर लिखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा मूल रूप से, नियमानुसार, अपने स्थान पर लिखा जाता है। जो उसका मूल स्थान होगा नियमों के अनुसार हम उस पर उस शब्द को लिखते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। आशुलिपि में किसको छोटे गुणा के चिन्ह से प्रकट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जब हम पैरा लिखते हैं तो कभी भी हमारा पूर्ण विराम जहां पर आता है उस स्थिति में हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा का साइन कहें इसको या एक क्रॉस कहें, उसके द्वारा हम उस प्रदर्शित करते हैं पूर्ण विराम को।
तो आप भी जब भी आपके कोई भी पैरा में यदि पूर्ण विराम बोला जाता है, क्योंकि बहुत से एग्जाम्स में जब डिक्टेशन डिक्टेट की जाती है तो पूर्ण विराम कॉमा बोले जाते हैं, तो इसके लिए विशेष चिन्ह है जिनका हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण विराम के लिए कौन सा है, यहाँ पर हम क्रॉस भी कह सकते हैं इसको, या गुणा का चिन्ह कह सकते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है पूर्ण विराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आशुलिपि में पूर्ण विराम के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जैसा कि जस्ट इसके पहले यहाँ पर हमसे कहा गया कि गुणा के चिन्ह का, और यहाँ पर हमें ऑप्शन में पूर्ण विराम दिया गया था, लेकिन यहाँ पर अब हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि पूर्ण विराम के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह 2018 में यह क्वेश्चन आ चुका है, और इससे पहले जो गुणा का चिन्ह से यहाँ पर क्वेश्चन किया गया था तो वह 2017, 16 और 15 में यहाँ पर पूछा जा चुका था। तो मतलब जैसे ही 2018 में इस पैटर्न का क्वेश्चन आया तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। हो सकता है कि आपके इस वाले एग्जाम में या आने वाले एग्जाम में भी कुछ इसी प्रकार से इसको चेंज किया जाए। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, आशुलिपि में पूर्ण विराम के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो वहां पर गुणा बोल रहे थे, यहाँ पर उसको हम क्रॉस कहते हैं, क्योंकि क्रॉस हमारा इसी प्रकार से यहाँ पर हम बनाते हैं। तो जब भी पूर्ण विराम आता है तो हम क्रॉस या उसको गुणा भी कह सकते हैं का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कि आशुलिपि में दो स्वर एक साथ आए तो उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जैसा कि इसकी थ्योरी में हमने पढ़ा है पहले भी, तो यहाँ पर जब भी दो स्वर एक साथ आते हैं तो उन्हें द्विस्वर या द्विध्वनिक स्वर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिए गए हैं त्रिध्वनिक स्वर, द्विध्वनिक स्वर, द्विध्वनिक मात्रा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब भी दो स्वर एक साथ आते हैं तो या तो उनको कहते हैं हम द्विस्वर, या हम कहते हैं उसको द्विध्वनिक स्वर। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में देखने को मिलता है द्विध्वनिक स्वर, तो हम इसको ही टिक करेंगे। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, द्विध्वनिक स्वर इसका जो रहेगा वह सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यदि किसी शब्द में तीन स्वर एक साथ आए तो द्विध्वनिक स्वर में ही विपरीत दिशा में एक टिक लगाकर तीसरे स्वर को दर्शाया जाता है। यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, मतलब जब दो स्वर या तीन स्वर आते हैं तो द्विध्वनिक स्वर जो हम बनाते हैं उसमें हम दो मात्राओं का प्रयोग करते हैं, तो उसके विपरीत दिशा में एक टिक को और हम जैसे ही लगा देते हैं तो वहां से हमारा तीसरा स्वर को भी हम वहां पर दर्शा सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वह है तीसरे स्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दो स्वर आवाज को निरंतर एक अक्षर में उच्चारण करने को कहा जाता है। तो जब दो स्वर को एक ही आवाज में निरंतर उच्चारित किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। शब्द चिन्ह की और के में क्या अंतर है? तो इसके लिए हमें ऑप्शन है की पंक्ति पर, के पंक्ति के ऊपर बनाया जाता है। सेकंड है की पंक्ति के ऊपर तथा के पंक्ति पर बनाया जाता है। यह बिल्कुल हमारा सेकंड सही आंसर होगा। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन पहले मैं इसको टिक कर दे रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि जैसे हम जब डिक्टेशन लिखते हैं तो उस समय पे माना कि हमारी एक लाइन है। अब यदि अगर हम चाहते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से हमें इसको लिखना है, तो जैसे ही हम की को लिखते हैं तो हम कहाँ ऊपर की तरफ में लिखते हैं, और के को हम लाइन पर बिल्कुल चिपका कर ही यहाँ पर उसको हम बनाते हैं। तो आपको अंतर बिल्कुल स्पष्ट होगा कि की पंक्ति के ऊपर तथा के पंक्ति पर बनाया जाता है, यह अंतर होता है की और के में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टावर्ग, तावर्ग और मावर्ग के बाद तावर्ग लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा टावर्ग होता है, तावर्ग होता है, मावर्ग होता है, उसके बाद में यदि तावर्ग लिखा जाता है तो उसका जो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि दायां और बायां दोनों दिशाओं में हम लिख सकते हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जैसे टा ये हमने बना दिया है, अब हम ता को चाहे यहाँ पर ऐसे दाएं तरफ में लिखें या हम इसको ता को बाएं तरफ से लिखें, हम कैसे भी इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से तत अगर हम लिख रहे हैं तो चाहे हम उसको इस प्रकार से लिखें और चाहे हम इसको ऐसे कैसे भी हम इसको लिख सकते हैं, और ऐसे ही बिल्कुल माँ में भी होता है। तो यहाँ पर दायां और बायां यहाँ पर हमारे दोनों रहेंगे। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ए व बी दोनों, तो इसका जो सही आंसर होगा भाई ए व बी दोनों तरफ से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जब कभी तावर्ग किसी शब्द में अकेला व्यंजन हो और मात्रा उससे पहले आए तो
तावर्ग लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दिया गया है वह है बायां, दायां, बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वह क्या है, यहाँ पर बायां। मतलब जब कभी तावर्ग किसी शब्द में अकेला व्यंजन हो और मात्रा उससे पहले आए तो उसको हम बाईं ओर लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जब कभी तावर्ग किसी शब्द में अकेला व्यंजन हो और मात्रा उसके बाद में आए तब तावर्ग लिखा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में तावर्ग को जब मात्रा उसके बाद में आती है तो हम उसको दाईं ओर लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आरंभिक ला व्यंजन के पूर्व स्वर हो और बाद में अग्रगामी व्यंजन आए तो ला रेखाक्षर लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमसे कंडीशन कही जा रही है कि पूर्व में ला के स्वर हो और फिर अग्रगामी व्यंजन हो। तो यहाँ पर आप जैसा कि जानते हैं कि अग्रगामी व्यंजन कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसमें बिल्कुल एक समतल रेखा में आगे की तरफ बढ़ाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं अग्रगामी। तो इसी प्रकार से जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम ला को क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर कुछ इस प्रकार से लिखते हैं ताकि अग्रगामी रेखा कुछ इस प्रकार से हम बना सकें, जिससे हमारी गति में अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह क्या होगा, यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ में इसका आंसर रहेगा कि ला व्यंजन के पूर्व में यदि स्वर और अग्रगामी व्यंजन उसके बाद में है तो हम ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर इसको बनाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ला व्यंजन से पूर्व ना व्यंजन आने पर ला लिखा जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर यदि आप ना को लिखते हैं, ना आपका पहले आ रहा है जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है, तो अब ला को लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखने में आपकी गति में अवरोध होगा। लेकिन जैसे ही आप ना को इस प्रकार से आप जैसे ही लिख रहे हैं और उसके बाद में नीचे की तरफ यदि ला को आप ले जा रहे हैं तो इससे गति में आपके अवरोध नहीं होता है। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वह क्या होगा, अधोगामी। मतलब ला व्यंजन से पूर्व यदि ना आता है तो इसको आप अधोगामी रूप में ला को आप बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ला रेखाक्षर के बाद में मा रेखाक्षर और उससे पूर्व अग्रगामी रेखाक्षर या फा मा सा रेखाक्षर हो तो ला को, तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है। यहाँ पर एक बात देखने में आती है कि यहाँ पर पूर्व में अग्रगामी, मतलब कंडीशन कुछ इस प्रकार से बनेगी कि ये जैसे एक अग्रगामी रेखा है, अब हम ला को यदि ऊपर बनाएंगे तो हमें माँ को बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन जैसे ही अग्रगामी रेखा है हम ला को नीचे की ओर बनाते हैं, उसके बाद यदि हम माँ को बनाएंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती है, हमारी गति में अवरोध नहीं होता है। तो जो इसका सही आंसर है वह क्या है, ऊपर से नीचे की ओर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ला अंतिम व्यंजन हो और उसके बाद स्वर नहीं होने पर ला को लिखा जाता है। तो जब भी स्वर नहीं है ला में तो आपको यहाँ पर अधोगामी में इसको लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। माध्यमिक या अंतिम ला पर स्वर होने या ला अकेला होने पर ला को लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा दाईं ओर इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हा रेखाक्षर के पूर्व और पश्चात कावर्ग मा तथा ला रेखाक्षर आए तो हा को लिखा जाता है। तो जो इसका सही आंसर है वह है अधोगामी रूप में लिखा जाता है हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। श्रेष्ठ वाक्यांश वही है जो, तो आशुलिपि में हम जानते हैं कि जो हम यहाँ पर वाक्यांश बनाते हैं यदि वह अच्छे से लिखा जाता है और उसको हम पढ़ सकते हैं तो वही हमारा श्रेष्ठ वाक्यांश होता है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन है जो आसानी से लिखा जा सके, जो आसानी से पढ़ा जा सके, जो आसानी से जोड़े जा सकें, और फोर्थ है हमारा जो आसानी से पढ़े व जोड़े जा सकें या लिखे जा सकें। तो जो इसका सही आंसर रहेगा वह रहेगा फोर्थ, जो आसानी से पढ़े व जोड़े जा सके वही हमारा श्रेष्ठ वाक्यांश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। किस व्यंजन रेखा से काटने या उसके नीचे रखने पर लग धातु तथा उसके व्याकरणिक भेद प्रकट किए जाते हैं। तो हमारी जो आशुलिपि होती है यदि हम उसमें लगे, लगा, लगने, लगने का कुछ ऐसा यहाँ पर प्रकट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ला व्यंजन का प्रयोग करते हैं। मतलब जो लग धातु होती है अगर हम उसको प्रकट करना चाहते हैं किसी भी शब्द में तो ला से हम उसको काटेंगे तो वहां पर हमें लग का उच्चारण होने लगता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की इस सीरीज के
किस व्यंजन रेखा को किसी रेखा के नीचे अलग करके लिखने से चुका धातु एवं उसके व्याकरणिक भेदों को प्रकट किया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर अभी हमने ला की बात करी थी कि ला से यदि किसी शब्द को काटा जाता है तो लग का उच्चारण होता है, उसी प्रकार से यदि हम का व्यंजन से अगर हम किसी शब्द को काटते हैं तो वहां पर चुका का हमारा उच्चारण यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। तो जो इसका सही आंसर रहेगा वह रहेगा का, मतलब का से किसी भी शब्द को काटने पर चुका का हमारा यहाँ पर उच्चारण होता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपको मेरी यह सीरीज पसंद आ रही है, मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में कोई ना कोई कमेंट अवश्य कीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आपको पसंद आ रही है तो उसके बारे में लिखिए, पसंद नहीं आ रही है तो आप उसके बारे में लिखिए कि क्या मेरी वीडियोस में कमी आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं। धन्यवाद।